अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हाफिज नजमो साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। मुआशरे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन आज इसी एक किरदार पे हम बात करेंगे जो कि राइटर का है, जो कि बहुत सारे किरदार लिखता भी है दूसरों के लिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अफशा अब्बासी साहिबा। बहुत बड़ी राइटर हैं, ड्रामा निगार हैं। क्या क्या कहूँ आपके बारे में, इतना कुछ कर चुकी हैं। बस अल्लाह ताला ने जिस वक्त जो काम जिससे लेना होता है। बहुत शुक्रिया आज हमारे सेट पे आने के लिए। बहुत। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि राइटर का किसी भी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। देखें, अगर राइटर अपने काम से पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है तो राइटर को अल्लाह ताला ने सोचने, समझने और गौर करने का फ़न दिया हुआ होता है। मतलब ये हम शुरू से वो ना हर चीज़ को बड़े गौर से देखेगा और समझेगा। अच्छा, अब उसको कहने के लिए उसको चाहिए होता है अल्फाज भी मुनासिब हों, किसी को बुरे भी ना लगें, और वो जितना पढ़ता जाएगा अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करता जाएगा तो वो बेहतरीन कहानी भी लिख सकता है। और राइटर की ज़िम्मेदारी बहुत है, क्योंकि कौमों की तमाम वो कौमें जिन्होंने तरक्की हासिल की, उन्होंने अपने जो राइटर्स हैं यानी जो अदब से मुतालिक थे, शायरी आज से नहीं है, अब सुकरात, बुकरात, अफलातून सबको देख लें, पहले उन्होंने दुनिया को समझा, सीखा और फिर अपने हिसाब से जो उन्होंने बेहतर समझा वो उन्होंने आगे दूसरों को समझाने की कोशिश की। ज़रूरी नहीं है कि एक राइटर जो है कि वो हर चीज़ बहुत ही अच्छी भी कहे, कई दफ़ा वो नहीं कह पाता, नहीं सही चीज़ होती, लेकिन और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पूरी कौमों की तकदीरें बदल देती हैं। अब देखा जाए, आप शायर ले लें, शायर और अदीब तकरीबन साथी से हैं। अल्लामा इकबाल ने एक ख्याल दिया और कौम के लिए पूरी रहनुमाई की, वो भी लिखने वालों में से थे ना, क्योंकि जो सोचेगा और फिर वो मज़बत सोचेगा और फिर उसमें से कोई बेहतरी का पहलू निकालेगा तो ज़ाहिर है वो दूसरों पे भी असर करेगा। ये ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं एक राइटर के हवाले से या उसकी लिखी हुई चीज़ों के हवाले से, वो पढ़ के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक मुनफरिद चीज़ लिखी हुई है, ये हम लोग रोज़मर्रा इससे इंटरेक्शन तो होता है। बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताएं कि ऑब्जर्वेशन और सोचने का जाविया एक राइटर का किस तरह का होता है। देखिए, अगर एक राइटर है और वो किसी भी चीज़ को देखेगा तो उसके सिर्फ सामने के पहलू पे नहीं नज़र डालेगा। वो अब ये पानी ही है जी, उस पानी की हर खासियत के बारे में सोचेगा अगर वो सोचने वाला है, वरना वो सरसरी निगाह से पानी है क्या है, इसमें रंग मिला दो या मीठा मिला दो शरबत बन जाएगा। लेकिन जब राइटर को ये पानी कहाँ कहाँ है, किस जगह पर नहीं है, कौन से सैयारे जहाँ पानी है और कहाँ नहीं है, इस पानी की अहमियत क्या है, हमारे लिए कितना ज़रूरी है, खून में कितना है, मतलब तू पहले वो नॉलेज लेगा फिर उसको वो आगे बढ़ाएगा। तो राइटर जो है सबसे पहले हर चीज़ पे गौर कर रहा होता है, वो आम सरसरी निगाह से नहीं देख रहा होता। अच्छा, अच्छी तहरीर जो है वो अच्छे अल्फाज की कितनी मोहताज है। बहुत मोहताज है कि देखिए, कोई चीज़ भी कहने के 10 तरीक़े होते हैं, जितने आप उसको अच्छे अंदाज से कहते हैं वो दिल पे उतरती है, लेकिन मुनासिब अल्फाज का मुनासिब जगह इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी किरदार में वो डाल रहे हैं और कोई है, जैसे खाना खाना ही है, खाना खाने के 10 अल्फाज हैं। उर्दू के हवाले से मैं बात करूँगी। खाना तनावुल फरमा लीजिए, खाना नोश फरमा लीजिए, अच्छा खाना थूर लें, ये भी है, बदतमीज़ी में आया, आप खाना नहीं ठूसा अभी तक। इसके 10 चीज़ें अल्फाज ही तो हैं, अल्फाज ही हैं उसमें, लेकिन उस अल्फाज से पूरा वही बदल जाता है, मतलब भी बदल जाता है, तरीका ही बदल जाता है। बिल्कुल। और अगर हम अपनी ज़ुबान की तरफ गौर करें तो उर्दू ये भी हमारे लिए एक नेमत है जिसमें बड़े छोटे की तमीज़ रखी गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी कि हम लोग जब अपनी ज़ुबान को छोड़ के दूसरी ज़ुबानों की तरफ जाते हैं, इल्म लेना अच्छी बात है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान से भी दूर होते जा रहे हैं। देखें, अपनी ज़बान से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो जैसे मेरे घर में उर्दू बोली जाती है, मेरे वालिदैन जो थे उनका ताल्लुक़ लखनऊ से वो आए थे, उनकी वो ज़बान उर्दू थी। मैं पिंडी में पैदा हुई,
मैं लेकिन हमेशा एक बात कहती हूँ, कभी अपनी मादरी ज़बान से दूर मत हो। आप अगर पंजाबी बोल रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं, वो आप सीखें ज़रूर। जितनी ज़बानें आपको आएंगी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी कौमी ज़बान जब होती है, ज़ाहिर है पढ़ना उसमें ही है, समझना तो जितना पढ़ते जाएंगे किसी का किसी ज़बान पे इजारा नहीं है, लेकिन जो आपकी जो ज़बान है उससे को आप अच्छी तरह समझते हैं, उसी में अच्छी तरह आप अपना इज़हार कर सकते हैं और उसको खूब से खूबतर बनाने में आपका अपना है कि मुझे यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो मुनासिब है। आप बोलने में फूरपने से बोल दिया, लेकिन दूसरे के दिल पे क्या गुजरी ये नहीं गौर किया। तो बात को सलीके से कहना और अपनी ज़बान में आपके दिल की वो तर्जुमा होती है। दूसरे ज़माने के तो आप अल्फाज ही ढूंढते रह जाते हैं कि डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं। तो अपनी ज़बान से कभी नहीं शर्माना चाहिए और जितनी भी जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी ज़बान नहीं छोड़ी। आपको पता है कि जिस वक्त इंडो पाक में ज़ाहिर मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा हुआ तो जो है तो उन्होंने पहला काम क्या किया था, उन्होंने कहा ज़बान बदल दो, हर चीज़ खुद बदल जाएगी। ठीक। तो ये ज़बान बदलने का अमल वहाँ से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो अब किताबें लिखी जा रही हैं, उनमें ड्यूल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स भी डाल दिए जाते हैं ताकि लोगों को समझ आए। वो राइटर्स ये कहते हैं अमूमी तौर पे कि आजकल की जो नई नस्ल है उनको इतने ठोस उर्दू के वर्ड समझ ही नहीं आते। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर उनको समझाया जाएगा तो समझ में आएंगे ना। पहले तो ये मालूम करें कि जो उनको समझा रहे हैं उनको वो उनके उर्दू के लफ्ज़ उनको मालूम है या नहीं मालूम है। देखें, ये उर्दू बहुत वसी ज़बान है और आप जितना इसमें आप पढ़ेंगे आपके नॉलेज बढ़ेगी। हम भी कई लफ्ज़ अंग्रेज़ी के जो हैं उर्दू में मुरव्वज हो गए हैं, लेकिन अगर तरीक़े से बैठ के उनका अगर आप तर्जुमा करें या आप सोचें कि इस जगह हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो मुझे याद है हमारी भी आम गुफ्तगू में कई लफ्ज़ शामिल हो जाते हैं अंग्रेज़ी के। मुझे याद है एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अम्मी ने मुझसे कोई प्याला मंगवाया, मैं उस मैट्रिक में थी, तो मैंने कहा अम्मी कौन सा बाउल? तो उन्होंने कहा ये बाउले पने की बात मत करो, वो प्याला रखा है उसको लेकर आओ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग की आदत होती है कि उसमें शामिल करते चले जाते हैं। तो कोशिश ये है कि तुम्हें इसका उर्दू का मतलब नहीं मालूम, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो सवाल किया जाता था। अच्छा, अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको आजकल कोर्स में सिर्फ ये पेपर आना है, ये करना है, ये नहीं होता। मैंने उर्दू को ऐसे नहीं पढ़ा है, मैंने वैसे किताबें बहुत पढ़ी हैं। मतलब मैंने सब्जेक्ट जो लाजमी तौर पे इंटरमीडिएट तक था तो मैंने उर्दू लिया, लेकिन मैंने उसको इजाफ़ी मजमून के तौर पे नहीं लिया। इजाफ़ी मजमून मैंने दूसरी चीज़ें देखी। आपके वालिदैन का ताल्लुक आपने कहा लखनऊ से था, जी, तो क्या आपके भी इसी वजह से ये शौक़ बना? नहीं, मेरे असल में वालिदैन दोनों का बहुत बड़े अदबी घरानों से ताल्लुक़ है। अच्छा, माशाअल्लाह। मेरे अम्मी के जो परनाना थे वो उस्ताद शौक़ क़दवाई मशहूर शायर हैं, जो मास्टर्स वग़ैरह में उनकी पोटी पढ़ाई जाती है। सही। और मेरे अपने अब्बू के जो चचा थे, सगे चचा, नादिर अली काकुरवी जो हैं, नादिर अली अब्बासी के नाम से, और उनका ये आपने अक्सर ये सुना होगा, उनकी जज्बात नादिर किताब है, अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर पहले, ये मेरे सगे अब्बू के सगे चचा का ही है। सही। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि एक लिखारी, एक राइटर जो है वो हकीकत पसंद होता है, ये कितनी दुरुस्त बात है? अगर वो सही मानों में अपनी तहरीरों से किसी को कोई चीज़ समझाना चाहता है, वो हकीकत पसंद ही होगा। देखिए, सिर्फ सोच के एक उसमें गुम रहना, अपनी ज़मीन से कट के, लोगों से कट करके आपने तख़य्युलाती ज़िंदगी पे कर रहे हैं, वो उससे आप लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। आप क्यों लिख रहे हैं? परियों की दुनिया में या तसव्वुराती दुनिया में, या एक आर्टिफिशियल माहौल बना करके उसी में आप जी रहे हैं, जहाँ पे आके अगर रोमानवी भी दिखा रहे हैं तो वो लेके फूल लेकर आ रहा है और वो उसके आगे झुका, ऐसा नहीं होता। मेरे जितने भी मैंने अफसाने लिखे, मेरी अफसानों की 3 किताबें हैं, मैं उसका हर एक का एक मौजू होता है, मतलब उसका एक थीम, कि आप कहना क्या चाहते हैं, उस कहने को किस तरीके से कहना चाहिए कि दूसरा उस पर गौर करे और सोचे। आप राइटर जो है वो जब दुनिया से लोगों से जुड़ा हुआ होता है
तो वो चीज़ लिखिएगा जो दूसरे भी समझें और उस पर अगर उसका सरफे नज़र कर रहे हैं तो गौर करें। ठीक। अच्छा, आजकल के जो माशरा है उसमें राइटर और अदीबों की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं हमें अपनी मादरी ज़बान से जोड़ने के लिए, या हमें हकीकत से जोड़ने के लिए, कि हम फैंटेसी की दुनिया में ना रहें, हमें हकीकत के बारे में भी पता हो कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होंगी। बहुत अहम जिम्मेदारी राइटर्स पर यह है कि वो अपने माहौल, सिर्फ अपनी मुल्क के माहौल नहीं, इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है इन सब पे नज़र रखे कि लोगों को समझे सबसे पहले, क्योंकि इंसान से ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया की कोई नहीं है। और उस इंसान में ये नहीं कि एक वो बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो बड़ा अहम इंसान है। कई दफ़ा बिल्कुल एक आम आदमी जो होता है उसकी नॉलेज, उसकी काबिलियत इतनी ज़्यादा होती है लेकिन उसको कोई खोजने की कोशिश नहीं करता। आप लोगों को पहले समझें। कता कलामी के लिए माजरत, लोगों को खोजने का सफ़र, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हमें एक सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ना है। चलते हैं, देखते हैं और वापस आएंगे, यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। हम लोग ऑफिस से निकले, एक नई मंजिल में आज का हमारा सफर है ख्योड़ा सॉल्ट माइन का। वाया M2 मोटरवे आप लोग आएंगे तो सॉल्ट रेंज को क्रॉस करेंगे, कलर कहार इंटरचेंज है उसको क्रॉस करते साथ ही आगे आपको मिलेगा लिल्ला शरीफ का एग्जिट। यहाँ से आप लोग आगे जाएंगे लिल्ला मोड़ तक। वहाँ पर देखने को क्या कुछ है ये हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से आगे का सफ़र फिर मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स मूव। ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ों के दौर में वर्कशॉप हुआ करती थी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, और अब PMDC इंतज़ामिया इसको म्यूज़ियम बनाने लगी है और यहाँ पर भी शाहकार लगेंगे और पता चलेगा कि तारीख़ क्या थी इस खत्ते की। हम लोग ख्योड़ा में मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, छोटा सा इलाका है पिंड दादन खान के साथ। तो अंदर चलते हैं, कान में बहुत कुछ है अभी तो आप लोगों को दिखाने को, तो आइए। सो वी आर आउटसाइड ख्योड़ा सॉल्ट माइन। ये ट्रेन है जो तकरीबन 1 किलोमीटर तक हमें आगे अंदर लेकर जाएगी चांदनी चौक तक। वैसे तो चांदनी चौक है और अंदर अच्छी खासी रोशनी भी है, लेकिन अगर लाइट चली गई तो वो चांदनी चौक जो है अंधेरा चौक बन जाएगा। तो आइए चलते हैं। कान में दाखिल होने से पहले ट्रेन के बाएं जानिब एक नीले रंग का बोर्ड आपको मिलेगा जिसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें मुकम्मल जानकारी है कान के हवाले से, कान की तारीख के हवाले से और नमक का इस्तेमाल किन किन अशिया में किया जाता है और इस नमक को किन किन इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ख्योड़ा की ये कान जिला जेहलम पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है। ये जगह इस्लामाबाद से 170 जबकि लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर फासले पर है। ख्योड़ा में मौजूद नमक की ये कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ा खुर्दनी नमक का जखीरा है। ख्योड़ा की नमक की कान का मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम अली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। ये कान जेर ज़मीन 110 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। इसमें 17 मंजिलें बनाई गई हैं, जिनमें से 11 मंजिलें जेर ज़मीन हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है, जबकि बाकी 50% बतौर सतून और दीवार कान में बाकी रखा जाता है। कान धाने से तकरीबन 750 मीटर दूर तक पहाड़ में चली गई है और इसके तमाम हिस्सों की मजमूई लंबाई 40 किलोमीटर है। इस कान में से सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। यहाँ सैरो सयाहत के शौकीन हजरात के देखने को बहुत कुछ है। सयाहों के लिए अच्छे इंतजामात मौजूद हैं। सालाना कई लोग यहाँ की सैर बड़े शौक से करते हैं, जिनमें गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं। कान के मुख्तलिफ हिस्सों में बाज इमारात भी बनाई गई हैं। इनमें सबसे मशहूर
नमक की ईंटों से बनाई गई ये एक खूबसूरत मस्जिद जिसमें बिजली के कुमकुमे भी नस्ब किए गए हैं। इस मस्जिद का नाम है शाही मस्जिद। राजा पोरस और सिकंदर आजम के दरमियान 322 या 325 कबल मसीह में लड़ाई थी, जंग थी। अब उस दौरान उनके जानवर और घोड़ों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, उनका हाजमा ख़राब हो गया यहाँ के पानी की वजह से या जो भी था। तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो है देखा गया कि जानवरों ने दीवारें चाटना शुरू कर दी। ये जो पहाड़ थे इर्द गिर्द के, इनको चाटना शुरू किया और देखते ही देखते एक दिन में या जितना भी वक्त गुजरा होगा उसमें वो मुकम्मल ठीक हो गए। फिर जब पता चला कि वो जिसको चाट रहे हैं वो कोई आम चट्टान नहीं है, वो नमक है। कान में पानी की निकासी के लिए परनालों का एक निजाम भी मौजूद है। पहाड़ से रसने वाले पानी और बारिश के पानी के जमा होने से नमकीन पानी के बाज तालाब भी मौजूद हैं और ये आपको मिलेंगे शीश महल के अंदर। पाकिस्तान इस हवाले से निहायत खुशकिस्मत मुल्क है जहां पर केटू दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी और नमक की ये कान भी दुनिया की दूसरी बड़ी कान है, जहां पर 3 किस्म का नमक पाया जाता है, पिंक सॉल्ट, रेड सॉल्ट और व्हाइट सॉल्ट। कान में एक जानिब आपको निहायत ही खूबसूरती से और महारत से बनाया हुआ मीनारे पाकिस्तान का ये शाहकार मुजस्समा भी देखने को मिलता है, जो कि लाइट ना होने की सबब हमें अंधेरे में ही पाया गया। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में एक ये खूबसूरत पॉइंट आता है और मुझे भी यहाँ पर बताया गाइड ने, आबिद भाई ने, कि लाहौर से शायर आए थे एहसान दानिश साहब। उन्होंने इस खूबसूरत कुदरती मंज़र को देखकर कुछ कहा, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं ये जो आंसुओं की मानिंद ये जो चीज़ें, ये नमक की क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, ये जो ऊपर से नीचे गिर रहा है इसको अश्के नमक कहा, ये जो नीचे मौजूद है इसको आहे नमक कहा, और जब ये नीचे से वापस जाके ऊपर ढेर की मानिंद मिल जाए तो ये विसाले नमक है, और अगर ना मिल पाए तो फिर फिरागे नमक। तो वो कहते हैं ना कि शायरों का जो सेंस है ना वो बहुत आगे का होता है, और उन्होंने क्या खूबसूरती से इस कुदरती मंजर को अल्फाज की शक्ल दी है। ख्योड़ा की इस नमक की कान में एक अलग ही दुनिया है, एक खूबसूरत जगह जिसे क्रिस्टल वैली कहा जाता है, जहां के बारे में हमारे लोकल गाइड आबिद साहब आपको कुछ बताएंगे। ये मुकम्मल क्यूब शेप में जो क्रिस्टल देख रहे हैं, ये सॉल्ट का क्रिस्टल है। सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन जब होती है वो क्यूब शेप में होती है, और जिप्सम की क्रिस्टलाइजेशन जब होती है वो नीडल शेप में होती है। शीश महल, नमक की कान का सबसे खूबसूरत शाहकार। 2 दीवारें हैं और एक दीवार को दीवारे चीन का नाम दिया गया है, और कहा जाता है कि अगर आप उसको चाटें तो आपकी 2 साल उम्र बढ़ जाती है। और मेरे दूसरी जानिब है, बाएं जानिब, दीवारे मोहब्बत, जिसको चाटने से दिली मुराद तो पूरी हो जाती है लेकिन साथ ही साथ जिंदगी से 2 साल कम भी हो जाते हैं। वैसे तो दुनिया में 7 अजूबे मौजूद हैं, लेकिन अगर 8वें की तलाश हो तो ये ख्योड़ा की नमक की कान किसी अजूबे से कम नहीं। ऐसा महसूस होता है कि आप एक और पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। कहीं पर आपको मीनारे पाकिस्तान देखने को मिलता है, कहीं शाही मस्जिद है, कहीं नथिया गली है, कहीं शीश महल है, और कुछ तो जगह ऐसी हैं जहां पर आपका ये मानने को दिल करता है कि आप किसी और ही दुनिया में मौजूद हैं। आज का हमारा सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप लोग चलें वापस स्टूडियो में, मुलाकात होती है फिर। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। दोबारा से बात करेंगे, शुरू करेंगे। आप कह रही थी इंसान को खोजना बहुत ज़रूरी है, तो इंसान को कैसे खोजा जाए? इंसान को जब आप किसी भी
आपके घर में कोई काम वाला है या आपके घर में कोई आए, अगर आप उससे बात करेंगे तो पता चलेगा ना उसके मसाइल क्या हैं। अगर आप अपनी फूफा में बैठे रहे, मैं इससे क्या बात करूं, क्या पता उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो। सही। आप उससे उसकी कई दफ़ा छोटी छोटी में, मुझे याद है मेरा भतीजा 1.5 साल का था, मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आया, तो उसने ये गिलास पानी का था ना, वो मेज़ पे रखा था, तो उसने हाथ से उसके ना वो गिरा नीचे और माँ ने डांटा, तो उन्होंने कहा कि तुमने गिलास तोड़ दिया, तो कहते मैंने नहीं तोड़ा, ज़मीन ने तोड़ा है। अब लॉजिकली वो बिल्कुल सही था। वाह। और 1.5 साल की उम्र में उसने ये बात कही थी। मैं हैरत से, मैं आज भी सोचती हूँ, इसी तरह हमारे यहाँ, मैंने अभी बात हो रही थी जी जी। हमारे यहाँ एक लड़की काम करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी और 8 साल तकरीबन रही, लेकिन उसको उन्हें एक लफ्ज़ पढ़ने का नहीं आता था। एक दफ़ा बिजली गई हुई थी, तो अंदर का, घर से निकल गए हम लोग, घर का टीवी अंदर का कमरे का चल रहा था और हमें नहीं पता चला, हम लोग चल गए, काफ़ी पूरे दिन के लिए गए थे। तो जाहिर है जो हम ज़ाय नहीं करते कोई चीज़ों को कि बिजली जल रही है तो जलती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम से उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि आपके कमरे का टीवी चल रहा है। ठीक। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि अब वहाँ से अगर आप 30 किलोमीटर दूर बैठे हों और रात शाम तक आपकी वापसी हो, तो वापस जाना और मसला था। तो मैंने कहा ये तो भूल गए, अब क्या होगा। वापस आए तो देखा टीवी बंद है। हैरत हुई कि भाई ये तो कह रही थी टीवी चल रहा है। तो हमने कहा कि तुम तो कह रही थी टीवी चल रहा है, वो तो बंद है। कहते हाँ ना, मैंने बंद किया है। मैंने कहा तुमने कैसे बंद किया, रिकॉर्ड हो कि कमरे का लॉक है, इसने कैसे बंद किया। तो कहने लगे मैंने देखा कि लाउंज के टीवी का भी वही रिमोट है, वही वाला है, और उसका तो मैं उतर के पीछे गई और पीछे की मैंने खिड़की चेक की, उसमें देखा तो पुलिस है, तो मैंने हाथ से यूँ किया तो बंद किया। तो आप ये कहें जी वो जाहिल, उसको क्या पता। लेकिन आप जब अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर जब आप उसकी ये चीज़ देखेंगे कि उसने पूरा अपनी अक्ल इस्तेमाल की, तो अक्ल की बात ज़रूरी नहीं है कि तालीम के साथ आए, तजर्बे के साथ भी आती है और शऊर के साथ भी आती है। अच्छा, जैसे आपने अकल की बात की, सोचने का अंदाज भी हर किसी का मुख्तलिफ होता है। तो राइटर्स का बाकी लोगों से सोचने का अंदाज कितना मुख्तलिफ होता है? देखिए, हर इंसान ज़िंदगी को अपनी नज़र से देख रहा होता है, उसी के हिसाब से सोच रहा होता है। राइटर कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं होता। उसको अगर वो शुरू से उसने पहले चीज़ आती है गौर करना। जब आप किसी भी चीज़ पर गौर करते हैं तो दूसरे तीसरे दफ़ा जब उस पर करते हैं तो उसकी हर परत खुल जाती है। आपको इवन वो उसके ज़ाविये नज़र आने लगते हैं जो आप सरसरी निगाह से नहीं देख सकते। तो ये कहा जाए कि कोई राइटर कोई बहुत ऊंची चीज़ सोच रहा होता है, नहीं। हाँ, उसमें एक राइटर में एक चीज़ होती है गौर करने की आदत, या वो उसको अपनी तवज्जो 6 तरफ नहीं उस वक्त कर रहा होता। अगर कोई चीज़ पर उसमें तवज्जो है तो पूरी उस पर मरकूज़ करेगा। अच्छा, लोगों का आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे बताएं कि लोगों को कौन से ड्रामे या कौन से अफसाने ज़्यादा पसंद आते हैं, वो जो हकीकत के करीब होते हैं या वो जो अफसानवी दुनिया के करीब होते हैं? देखें, ये इसका बहुत कुछ ताल्लुक़ उम्रों से होता है। मेरे यहाँ हमारे यहाँ जब हम लोग थे, अब मेरी वालदा की बहुत बड़ी किताबें, बहुत सारी उनके ये ज़ख़ीरा था किताबों का, लेकिन हमें पाबंदी थी कि ये किताबें तुम्हें नहीं पढ़ना, ये तुम्हारी उम्र की नहीं है। सही। तो कहते थे भाई ये क्यों नहीं हमारी उम्र की है, लेकिन ज़ाहिर है बड़े ने रोका है तो ये तहज़ीब का हिस्सा था कि नहीं हम। अच्छा, मैंने शुरू की किताबें जितनी पढ़ ली। अब रोज़ की अब आदत हो एक किताब ख़त्म करने की, किताबें कहाँ से आएंगी। जो पड़ोस की लाइब्रेरी से वहाँ से किराए पे भी मंगा ली, वो उसकी भी ख़त्म हो गई। लेकिन परेशानी, क्योंकि रिसाला आता था वो उसी दिन फारिग कर दिया, इतना पढ़ा जाता था। अब मुझे याद है एक हमारे यहाँ किताब होती थी, उसमें मुख्तलिफ़ अफसाने थे और वो एडल्ट्स के थे, जो उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उसको, अच्छा चूँकि अम्मी ने मना किया था तो साहब देखती तो डांट पड़ती, तो मैं सोफ़े के पीछे छुप करके मैंने वो किताब, कुछ पढ़ना है और वही अब जो बची हुई चीज़ें वही पढ़ेंगे ना। मैंने एक दफ़ा ख़त्म की, एक अफसाना मेरे पल्ले नहीं पड़ा। फिर मैंने उसको मैट्रिक में पढ़ा, नहीं समझ आई। फिर जब मैंने बीए में पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ समझ आ गया। तो उम्र के हिसाब से और समझ के हिसाब से आपकी चॉइस होती है, चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अब एक है
लड़की है जैसे, और वो कमरबरी में सिर्फ इश्किया नावल या इश्किया अफसानों में लगी हुई है, तो ज़िंदगी से तो वो बहुत पीछे रहेगी। कि ज़िंदगी हर रोज़ आपको एक नए इम्तिहान में डाल रही होती है। ज़िंदगी सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है। सही। ज़िंदगी में 3 वक्त खाना ना मिले तो बंदा सोचता है कि हाय मेरे तो उसकी सारी इश्क जो है पेट तक आ जाता है कि कोई चीज़ मिले मैं खा लूँ। ये चीज़ें जो हैं, इसलिए बहुत से लोग जो इश्कियाँ पढ़ते हैं वो एक थोड़ा टाइम होता है, उसके बाद हकीकत की दुनिया में उन्हें आना पड़ता है। और अच्छा, अगर हम देखें आपके वक्त के ड्रामास पीटीवी पे ख़ास तौर पर जिस किस्म के सब इंतज़ार में होते थे कि 9 बजे का ख़बरनामा है, उससे पहले 8 बजे का ड्रामा होगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे ड्रामास थे जिनमें बहुत कुछ सीखने की चीज़ें थी। तो आजकल ड्रामास में आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से, क्योंकि हर इतने ज़्यादा चॉइस भी आ गई है लोगों के पास, लेकिन हर जगह पर एक ही चीज़ें चल रही हैं, एक ही किस्म का कंटेंट आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि जब हर चीज़ दुकानदारी हो जाएगी तो यही होगा। देखें, ड्रामा आपने पहली चीज़ ये कि आपने तफरीह के लिए किया, और आप किन लोगों को, आपका व्यूअर कौन है। अगर आपने यंग जनरेशन को टारगेट किया हुआ है तो आप उनको सलीक़े से कोई ढंग की बात भी बताएं। वो ना बताएं जो 10 साल के बाद उसके लिए वो किसी ऐसे मुश्किल में घिर जाए, क्योंकि वो सीख के वही आ रहा है। हाँ, कि जिससे वो निकल ना सके। अब मालूम 13 किस्तें चल रही हैं, इंतहाई नेगेटिव किरदार बहुत उछल पान मचाए हुए हैं, लोग देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मैं भी ऐसा करूं, कितना अच्छा मज़ा आ रहा है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। बुराई, मैंने कहा ना, बुराई जो है बड़ी जल्दी इंसान के, वो एक मुहावरा है, पुराना मुहावरा है कि सीखे सीखे पाप, सीखे सीखे पुण्य। यानी गुनाह सवाब जो है, क्या जो सीखने का अमल होता है वो इन्हीं उम्रों में तो थोड़ा थोड़ा करके अंदर जमा हो रहा होता है। तो जब आप एक गलत चीज़ देखेंगे तो जाहिर है एक दफ़ा आप इग्नोर करेंगे, दूसरी दफ़ा आप उसको पे कहेंगे नहीं ये सही नहीं है, तीसरी बार कहते हैं चलो ट्राई तो करके देखें। जब सामना हो रहा है, बार हो रहा है, बिल्कुल ठीक। तो ये दुकानदारी नहीं है कि जो ड्रामे को जब दुकानदारी बना दिया जाएगा, हाँ उसमें तफरीह भी हो, उसमें कोई मैसेज भी हो, और उसमें अगर आपने कोई वक्त अपना दे रहे हैं तो उससे आप कुछ हासिल भी करें। ठीक, बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है फिटनेस। और फिटनेस में आज हम आपको क्या सिखाएंगे, देखें और वापस आएँ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। मैं हमेशा कह रही हूँ अमेजिंग एपिसोड, हर एपिसोड बहुत अमेजिंग है। अगर आप उसमें से ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी चीज़ पिक कर लें और अपने साथ तहिया करें कि मैंने ना आज ये छोटा सा चेंज लेकर आना है, आज के दिन मैंने ये करना है, और कल नेक्स्ट डे आप छोटी सी चीज़ कोई पिक करें और आप कहें मैंने आज ये करनी है, मैंने आज ये चीज़ चेंज करनी है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको एक गेम की तरह लें, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपकी बॉडी में, आपके इमोशंस में, आपकी साइकोलॉजी में अच्छा खासा फ़र्क आ जाएगा। सो इस आइडियोलॉजी के साथ हम आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स के ऊपर। अर्गोनॉमिक्स एक बहुत ही, मैंने लोडेड वर्ड इस्तेमाल कर लिया, जिसका सिंपल ये है कि आपका पॉस्चर आपने कैसा रखना है। व्हाट आई नो इज़ कि बहुत से लोग घर में स्पिन बाइक्स रखते हैं, ट्रेडमिल्स रखते हैं, और उनको इस्तेमाल करते हैं फॉर फिज़िकल एक्टिविटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बाइक करते हैं, अगर आप साइकिल चलाते हैं, अगर आप बाहर पार्क में भी साइकिल चलाते हैं, अगर आप स्पिनिंग बाइक आपने रखी हुई है घर के अंदर, तो आपने उस पर अपना पॉस्चर कैसे सही रखना है। एक बहुत अहम चीज़ है कि एक मशीन को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने बॉडी को किस एंगल्स में रखना है, किस पॉस्चर में रखना है कि मेरा रिज़ल्ट 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाए। इतनी सी ये एक मेन चीज़ है, ये एक मेन बात है। अक्सर हम अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर हर चीज़ कर रहे होते हैं। हम लाशऊरी तौर पे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम एक फ़िज़िकल वर्कआउट, हम वहाँ पे उसके साथ कनेक्टेड नहीं होते। सो आज हम आपके साथ बात करेंगे कि कैसे आपने शऊरी तौर पे अपने बॉडी को, अपने एंगल्स को कैसे आपने फिक्स रखना है, अपने पॉस्चर को कैसे ठीक रखना है ऑन अ स्पिनिंग बाइक, ताकि आप जो फिज़िकल एक्टिविटी का आपका जो गोल है वो आप रीच कर सकें, उसको आप मैक्सिमाइज़ कर सकें। आपने ब्रीदिंग कैसे करनी है, आपने अपने स्टमक को टक इन कैसे करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद बाइक ले आएंगे और स्पिनिंग बाइक पे आपको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ जिम जाके ही हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं।
आप कुछ भी करें, आप घर में आपका छोटा सा होम जिम है, अगर आप बाहर पार्क में जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, इस सब में आपके अर्गोनॉमिक्स का बहुत अमल दखल है। और जितना ज़्यादा हम उस पर काम करेंगे और जितना आप अपने अर्गोनॉमिक्स और अपनी ब्रीदिंग को कनेक्ट करेंगे, इन सिंक रखेंगे और अपना माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्विकली रिजल्ट्स क्विकली मिलेंगे। और हमारा यही मकसद है इन सारे एपिसोड्स के साथ, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें कि आप अपने जितने भी गोल्स हैं उनको क्विकली ईजिली अचीव कर सकें। स्टे राइट हियर एंड विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइज, हम बात कर रहे थे स्पिनिंग बाइक के ऊपर, हम बात कर रहे थे बाइसिकल के इस्तेमाल के ऊपर। जो लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने का उनको शौक़ है और वो बाइसिकल को, स्पिनिंग बाइक को, अक्सर लोगों ने घरों में भी रखी होती है स्पिनिंग बाइक, और अगर वो उसको बरावकार लाते हैं अपनी फ़िटनेस के लिए, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने जब स्पिनिंग बाइक इस्तेमाल करनी है या अगर आपने बाइसिकल इस्तेमाल करनी है तो उसमें बहुत अहम है कि हम अपने अर्गोनॉमिक्स का, अपने पॉस्चर का ख्याल रखें। और हम डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे। हमारे पास यहाँ पे एक बाइक है आज और स्पिनिंग बाइक है, और इसमें हम आपको करके बताएंगे किस तरीके से आप स्पिनिंग बाइक के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेंसिटी लेवल वर्कआउट्स कर सकते हैं। पहले तो हम पेल्विक रीजन का इसका स्टेप बताएंगे। सो शाहब आप उतर जाएँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो आपका सीट है ये मेरे बिल्कुल पेल्विक रीजन पे है। तो शाहब लेट्स टेस्ट दैट हिप बोन पे। इज इट फाइन? ऑलराइट, लेट्स गेट अप ऑन इट। तो पहला टेस्ट ये किया करें कि अक्सर जो है सीट्स नीचे एडजस्टेबल होती हैं। नाउ जो व्हेन यू स्टैंड अप, तो अब आप खड़े हुए, दोनों खड़े हो जाएं यहाँ पे पेडल्स पे। अब आपने ये देखना है कि आप कंफर्टेबल हैं, आपका जो सीट है और आपका जो फीट है ये सही अर्गोनॉमिक फ्लो में है। व्हाट डू यू थिंक शाह? ऑल गुड है? ओके, नाउ यू कैन सिट। थैंक यू। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आके नेक्स्ट थिंग हमने ये करनी है। नाउ अगर इसको आप एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, आप जो है घर में आपने स्पिन बाइक रखी हुई है, तो मकसद आपका फ़िटनेस है, मकसद आप ऑफ कोर्स इसको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि आपकी हेल्थ और फिटनेस बेहतर हो। तो सबसे अहम ये है कि यहाँ पे इसके बाद, इस स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी कमर स्ट्रेट करनी है, बिल्कुल सीधी रखनी है कमर, और अपने पेट को आपने सकिन रखना है, टमी को टाइट करना है, अंदर की तरफ खींचना है। जब आप ये करेंगे, टमी टाइट करेंगे और लेट्स रोल द व्हील, और उससे होगा ये कि जब आप टमी अपना टक इन रखेंगे, कमर अपनी सीधी रखेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे जो ना मसला आ गया है जी, मैंने बाइसिकल चलाई है तो मेरी ना कमर में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द हो रहा है, क्योंकि होता ये है कि लोगों ने इधर से कुप बनाया होता है। शाहब कैसे? हाँ, तो ये ऐसे करके अगर आप ये देख रहे हैं, वाज़े फ़र्क ये है कि हमने इसको आर्च किया हुआ है। हमने इसको आर्च नहीं करना, हमने अपनी कमर बिल्कुल स्ट्रेट करनी है, अपने एब्स टाइट करने। स्पिन बाइक के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर व्हाट इफ़ आई पुट माई कोहनी, अक्सर लोग कोहनी यहाँ पे टेक लगा के इस तरह वर्कआउट करते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, मगर सिर्फ आपने ये करना है कि आपने अगेन यहाँ पे अपनी कमर जो है ना ये स्ट्रेट रखनी है। यहाँ पे कमर में आपने कुब नहीं आने देना, क्योंकि भले आप अगर एल्बोज पे कर रहे हैं या अगर ऑन द टॉप आर्म्स पे कर रहे हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कमर सबसे पहले ये ठीक हो, और फिर आपने अपना एब्स, स्टमक को टाइट किया हो। ऑलराइट गाइज, ये तो थी अर्गोनॉमिक्स की कुछ टिप्स आपके साथ जो हमने शेयर की, मगर हम बाइक पे बैठ के ऐसा क्या कर सकते हैं पर्टिकुलरली कि जी उससे हम अपने आप का रिजल्ट उसको 10 गुना बढ़ा दें। नेक्स्ट थिंग आपने ये करनी है, नेक्स्ट थिंग आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अक्सर बाइक्स में होती है, जिस तरह शाहब अभी इसको मुश्किल तरीन कर रहे हैं। दूसरा, आपने अपना स्टमक टाइट करके आपने इमेजिन ये करना है कि आप अपनी नी से, अपने घुटने से अपने बेली को किक इन कर रहे हैं, लाइक इमेजिन कि माउंटेन क्लाइमर हो रहा है। यस, यू फील इट। और आपको पता चलेगा कि आप जो है आप किक कर रहे हैं। इमेजिन करें कि एवरी स्ट्रोक के साथ स्टमक टाइट भी किया हुआ है और आप उसको किक भी कर रहे हैं, पेट को, कमर सीधी, यू सी, और नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल। आपको 25 मिनट का वर्कआउट चाहिए इसके ऊपर। 25 मिनट कमर अपनी सीधा रखने पे काम करें, अपने स्टमक को टाइट रखने पे काम करें, और इमेजिन करें कि आप किक मार रहे हैं अपने पेट को 20 मिनट्स डेली। आप जब ये करेंगे एक फ़ायदा होगा इससे, इंटेंसिटी बढ़ा के करें थोड़ा। होगा क्या उससे? इंटेंसिटी मतलब आपके बाइक का जो ये रोटेशन है ना, ये हार्ड हो जाएगा। जितना आपका जो पेडल है, जितना आपका जो ये सर्कुलेशन है स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी इन्हेंस होगी, तो क्या होगा कि आपके जो क्वाड मसल्स हैं ये बिल्ड होंगे।
आपके काफ मसल्स जो हैं वो बिल्ड होंगे, और उसके बाद जब आप पेट टाइट करके और ये आप जो किक्स को आइडियोलॉजी के साथ आप वर्कआउट करेंगे, आपके एब्स इन्हेंस होंगे, आपके पेट के मसल्स इन्हेंस होंगे, आपका फैट बर्न होगा, और इसके साथ आपने ख्याल ही रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्टली स्ट्रेट हो। अक्सर लोग टीवी के सामने करते हैं ये एक्टिविटी मेरे लिए बेस्ट ये है कि आप कोई जो है लेक्चर लगा के साथ सुने, ताकि आप अपने साथ अपने वर्कआउट के साथ साथ अपने माइंड पे भी काम करें। एंड इस सब प्रोसेस में हमने ये जो है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, यू हैव टू स्लोली गो एट इट, आपने करती रहनी है, बीच में ब्रेक नहीं लाना, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, और इसके ऊपर ना आपने इन्हांस करते रहना है। एवरीबडी, इवन अगर आप बाइसिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बाइसिकल पे भी, आप स्पिनिंग बाइक पे भी, अगर आपने घर में रखी हुई है, आप यही सारी टिप्स को एम्प्लॉय करें। अगर आप बाहर पार्क में भी अगर आप बाइक चला रहे हैं, उसमें भी यही होगा कि एर्गोनॉमिक्स का आपने ऐसे ही ख्याल रखना होगा। अगर आप पेट टाइट रखेंगे तो आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। अगर आप अपने पोस्चर और फॉर्म को सही रखेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट गाइस, हमने आपके साथ डिस्कस किया स्पिन बाइक्स को, बाइसिकल्स को, और उसमें आपने अपने एर्गोनॉमिक्स का, अपने पोस्चर का कैसे ख्याल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको फॉलो करें। मगर इसके साथ साथ एक और जो इशू आता है वो ये है कि बहुत से लोगों को लगता है एक सप्लीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो अक्सर लोग जैसे ही कोई फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत होती है उन ड्रिंक्स से जो हमें ओवर द काउंटर मिलते हैं कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ये ड्रिंक्स पिएँ ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद वो इंडस्ट्री थोड़ी सी और बड़ी कर दें तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, जो जिसमें बेसिकली हमें फॉल्स प्रॉमिस, हमें प्रोमिसेस सेल किए जाते हैं कि आप ये वाला पाउडर खाएंगे तो ये हो जाएगा और ये वाली पिल्स खाएंगे तो ये हो जाएगा। व्हाट वी आर हेयर टू टेल यू इज़, वो सारे सप्लीमेंट्स के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें बताया जाता है कि ये विटामिन सी की गोलियां हैं, उसी जगह हम ऑरेंजेस खा लें, हम नेचुरल तरीके से अपनी सप्लीमेंटल नीड को पूरा करें। और जब हम नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड, मटन, बीफ, एग वाइट्स, मीट्स, चावल, चपाती, चक्की के आटे की रोटी, इन सब चीज़ों से जब हम इन चीज़ों से अपने आप को फ्यूल करते हैं, हम नेचुरल ऑर्गेनिक मिनरल्स, विटामिन्स को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम नेचुरली अपने सप्लीमेंट्स को पूरा करते हैं, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। आप भले डेली बेस पे आप करके देखें, इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, मैंने अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आप सप्लीमेंट्स खाएं हर महीने अच्छे खासे पैसों के, 4 साल 2 साल कुछ भी नहीं होने लगा। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपकी न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आपने अपनी बेसलाइन ठीक नहीं की, अगर आपने अपने 5 मील्स हेल्दी नहीं किया और आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं कि जी सप्लीमेंट से मुझे फ़ायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू। सो सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं। वही पैसा जो आपने सप्लीमेंट्स में लगाना है वो आप इन्वेस्ट करें हेल्दी फूड में। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर से आपको एक और शो में वेलकम कहेंगे। अफशान साहिबा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। आपका यूट्यूब चैनल भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, उस पर आपकी एक नज़्म है इल्तिजा के नाम से जी। एक तो ये बता दें कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, और फिर वो नज़्म भी ज़रा रिक्वेस्ट है। मैं ज़रूर आपको नज़्म भी सुनवाऊँगी। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि देखिए, वालिदैन हमेशा अपनी औलाद की तरबियत करते हैं और जो वो अपनी तरफ से बेहतर समझ रहे होते हैं। हर चाहे अगर एक गुंडा बदमाश भी है, वो कभी नहीं चाहेगा उसका बच्चा जो है वो उसमें पढ़े, वो चाहेगा वो बेहतर ही हो। तो तरबियत हर एक अपने अपने हिसाब से करता है। लेकिन फिर वही बात के हालात, सोहबत, ये सब मिल मिला के जो इंसान में तब्दीलियाँ लाते हैं और वो अपनी इस्लाह नहीं कर रहा होता, और उसको फिर अब ये मैंने लिखने का यूँ ख्याल आया कि एक आध जगह मैंने देखा, किसी ने कहा है ना, सिखाया था बोलना, वो बोले तो हम ही पर बरस पड़े। हाँ। तो ये वो चीज़ है कि माँ ने तो अपनी तरबियत सही दी है। अब
उसमें जहाँ उनके पास इख्तियार आ गया। अब ये एक ऐसी माँ की कहानी है, ये भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कहीं मैंने देखा हो कोई एक जुमले से मुझे वो उसने किया, फिर मैंने पूरी नज़्म की। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप लोगों को देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, अगर वो छुपा भी रहे हैं तो उनके अमल, हाथ पैर सबसे पता चल रहा होता है। तो मेरी ये नज़्म जो है ये एक ऐसी माँ की है जो अपने बेटे के घर ही में शायद रह रही है, और उस पे है, इस नज़्म का उन्वान है इल्तिजा। और वो अपने बेटे से जैसे कह रही है कि मेरे बच्चे मेरी तुम तरबियत कर दो, घर अभी फुर्सत नहीं, जब मिले फुर्सत कर दो, तरबियत मिली थी जो मुझे मतरूक हुई है, तुम ही बता दो कहाँ मुझसे चूक हुई है, मेरी हर बात पे तुम भिन्नाते हो, बात बेबात तनतना अपना दिखलाते हो, टेढ़े टेढ़े कमरे में निकल जाते हो, मेरे बेटे नहीं रहते आका कहलाते हो, क्या करना है मुझे क्या नहीं करना इसकी वजाहत कर दो, मेरे बच्चे मेरी तुम तरबियत कर दो। ये जो रिश्तेदार मुंह उठाए चले आते हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं तुम्हारे भी कुछ कहलाते हैं, ना मैं उन्हें कुछ कहती ना वो भड़काते हैं, अपना समझकर शायद तुम्हें समझाते हैं, मिलना घर चाहते नहीं बाहर ही से रुखसत कर दो, मेरे बच्चे मेरी तुम तरबियत कर दो। मुझे कब बोलना कब चुप हो जाना है, अपने कमरे में कब रहना कब बाहर आना है, क्या मुझे खाना क्या नहीं खाना है, कब चौकस कब बीमार नज़र आना है, सब समझा दो मुझे इतनी इनायत कर दो, मेरे बच्चे मेरी तुम तरबियत कर दो। बात बेबात आंसू जो निकल आते हैं, रोकना चाहती हूँ रुक नहीं पाते हैं, बेवजह अपने में तुम्हें उलझाते हैं, तुम्हारी तरह अपनी ये भी मनवाते हैं, आंसू ना समझो इन्हें पानी की सूरत कर दो, मेरे बच्चे मेरी तुम तरबियत कर दो। बाल बच्चों को तुम्हारे मैं कुछ ना कहूँगी, वो सिर्फ है तुम्हारे ये बात जान लूँगी, घर में क्या है मेरी वक़्त पहचान लूँगी, तुम्हारे सब्र का और ना इम्तिहान लूँगी, अपने घर से दूर ये नहुसत कर दो, बेहतर ये है इस घर से मुझे रुखसत कर दो। बहुत खूब, बहुत खूब। झिंझोड़ के देने वाली ये एक आपकी नज़्म है, और जितनी तारीफ़ की जाए इसकी कम है, लेकिन ये हकीकत है, बहुत तल्ख़ हकीकत है कि जो घरों में रवैया इख्तियार किया जा रहा है वालिदैन के साथ, और जिस किस्म की ये कंडीशन है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग इस पर अब आके देख रहे हैं कि काफ़ी ड्रामास की सूरत में भी हमें अवेयरनेस दी जा रही है, बताया जा रहा है। देखें, अवेयरनेस लोगों को होती है, लेकिन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, चाहे औलाद हो या कुछ। उनको नहीं पता है कि वालिदैन के का मुकाम है, उन्होंने अपना पेट काट के अपना कीमती वक्त दे करके आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने यानी अपने जो गोल्डन दिन थे, खूबसूरत तरीन दिन थे, वो सिर्फ आपके उन्होंने ना अपना बेहतरीन खाना अपने पास से अपना भूखे रह के भी आपको खिलाया, उनकी भी ख्वाहिशात होंगी। तो हमारा तो दीन माँ बाप के लिए ही कहा है ना कि कोई किसी भी उम्र में चला जाए, खुशकिस्मत है जिनको वो नसीब हैं, जाके उनको लहूम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ बड़े खुशकिस्मत है जिनको ये मौका मिलता है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, और चाहे माँ और बाप दोनों का उनके आगे चूँ तक ना कहें। मैं ये नहीं कहती कि हम लोगों ने इख्तिलाफ हर एक में होता है, इख्तिलाफ के लिए गुफ्तगू की जाती है, कोई चीज़ हो तो उनको फिर बताया जाए, कहते हैं कि अम्मी नहीं यहाँ पे, या अब्बू यहाँ नहीं, यहाँ ये मसला है। तो जब आपकी आपस में यानी ताल्लुक़ होगा, गुफ्तगू होगी, वरना आप आए आपने अपने अच्छा एक सूट ला के दे दिया और समझा आपने ख़रीद लिया, ऐसा नहीं है। हलीमा भी काफ़ी इमोशनल हो गई। ये थी ही इतनी खूबसूरत चीज़ कि मैंने भी जब ये पहली दफ़ा सुनी तो मैंने बोला कि जब बुलाऊंगा तो मैं लाजमी इनसे सुनूंगा। तो बहुत शुक्रिया आपका इसको लिखने के लिए और फिर ये सुनाने के लिए। अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट है आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री। देखते हैं कि आज क्या बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है। वापस आएंगे, इससे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द शो। राइटर्स बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, वैसे तो डिफरेंट लोग होते हैं, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी राइटर्स अमूमी तौर पे बहुत हसास होते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि राइटर्स बहुत हसास हों? देखिए, हसास होना वो राइटर के अपने इख्तियार में नहीं होता। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत सख्त दिल होते हैं। अच्छा, हिस्स आती किस बात है कि जब आप दूसरे को से बात करेंगे, उसका दुख समझेंगे तो आप हसास बनेंगे ना, वरना आपने सुन ही नहीं रहा, आपकी वजह से उसको कुछ भी हो रहा है, आप हुआ करें, ऐसा नहीं होता। अगर एक आम वो भी ना, अगर लोगों में दिलचस्पी लेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों की कोई परेशानी पे उसको अंदर कुछ फील होगा, अंदर रह के उसमें दिल है। अब आप उसको महसूस करें या ना करें, ये आपके इख्तियार में। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना। तो राइटर बेशक ऐसा हसास होता है क्योंकि वो शुरू से नाइंसाफ़ी पे बोलेगा, अपने हक़ के लिए भी बोलेगा। ये भी नहीं कि वो बिल्कुल ही मिट्टी का मादू है, जी वो हाँ जी हम कर लेंगे, वो हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ देखेगा यहाँ उसके साथ कुछ जब वो हो रही है तो वो अपना हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। फिर जब वो अपने हक़ के लिए करेगा तो वो दूसरे के लिए भी करेगा। अगर वो बिल्कुल ही बेहिसी है तो उसके भला से कि दूसरों को क्या हो रहा है, कोई कहीं जंग होती है, आपके अपने सगे तो नहीं बिल्कुल उसमें शामिल होते, लेकिन कोई भी मरता है, कहीं एक्सीडेंट देखते एकदम से कहते हैं ये क्या हो गया, ये वो एहसास है। अच्छा, तो एक ये भी सवाल था कि हम लोग जिस तरह कहते हैं कि आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, तो राइटर बाय बर्थ या राइटर या शायर ये बाय बर्थ होता है या इनके सीखने का भी कोई अमल है? देखिए, होता तो जो लिखने की अल्लाह ताला ने ये किया कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी दी हुई होती है। उस खूबी को अपने अंदर ढूंढना या समझना कि हाँ मुझे ये काम आता है, फिर काम आना और फिर उसको सरंजाम देने के लिए जाहिर है कि अब राइटर को भी रात को नींद बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर वो काम का उसने सोच लिया है तो वो रात के 2 बज जाए वो अपना काम पहले पूरा करेगा। तो ये सीखने का अमल है ना, होता हर एक में। कोई अच्छा आर्टिस्ट होता है, कोई अच्छा फनकार होता है, लेकिन अगर वो उसको इस्तेमाल ही ना करे तो चीज़ पड़ी हुई है, पड़ी है, बेकार वो जाएगी, आखिर में वो खुद ही दुनिया से रुखसत हो गया। उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। आपको अपने अंदर वो खूबी, अगर आपको, और हर इंसान को पता होता है कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो उसको फिर बढ़ाने के लिए वो देखिए एक काम, हम एक तस्वीर बनाते हैं कोई भी जी, पहली दफ़ा उतनी अच्छी नहीं बनती, फिर आप कहते हैं यहाँ ये कोई डंडी टेढ़ी हो गई थी, इसको मैं ज़रा यूँ कर लेता तो ज़्यादा थी, या इसके कलर में ये फ़र्क आ गया। इसी तरह तहरीर होती है कि अच्छा मेरे साथ कुछ पढ़ा थी, चूँकि पढ़ाई बहुत किताबें पढ़ती थी, तो मैंने कभी कुछ वैसे नहीं सीखा। मुझे लगता है मुझे ये आता है, खुद से पता था कि आता है। कभी मैं मजमून नहीं याद करती थी, क्योंकि कोई भी मौजू दे दो मैं वहीं से शुरू हो जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मुझे आता है। ये इसका मतलब अल्लाह ताला ने मुझ में ये चीज़ डाली थी। लेकिन अब मेरे पास अल्फाज ही ना हो, अल्फाज मैं जब पढ़ूंगी तभी आएंगे। उस अल्फाज का मतलब क्या है और कहाँ पे वो इस्तेमाल होना है, उसके लिए एक दफ़ा पढ़ूंगी नहीं समझ आएगा, दूसरी दफ़ा आएंगे नहीं ये यहाँ नहीं, यहाँ ज़्यादा सही था। अच्छा, सच्ची कहानियाँ भी राइटर्स बहुत ज़्यादा लिखते हैं, और आजकल जो हम ड्रामे देख रहे हैं उनके बारे में भी अक्सर कहा जाता है कि ये सच्ची कहानियाँ हैं। तो राइटर क्या एक किस्सा सुन के पूरी कहानी समझ लेता है खुद ही से? देखें, अगर तो वो जो देखिए इसमें राइटर 2-3 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि मेरी कहानी है, मैंने अपनी कहानी उसी तरह लिख दी। मेरी छोटी बहन है उसना शेख, उसने अपनी सच्ची कहानी में अभी उसकी किताब आई है, और वो सारे किरदार जो हैं और वो सच्ची कहानी के तहत हैं, लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन अफसाना एक मुख्तलिफ चीज़ है। एक अफसाना कम से कम नहीं 30-40 कहानियों का मुरक्कब होता है। उसमें कहीं ना कहीं वो जो बात कहना चाह रहा होता है ना, बेसिकली वो उसको फोकस कर रहा होता है कि उसका वो कहना क्या चाहता है, ये उसमें होता है। जबकि जो सच्ची कहानियाँ हुई या ये वो कहानियाँ हैं जो ज़िंदगी के साथ साथ चल रही है। एक बंदे की, एक इंसान की कहानी है, उसका आप उसका ज़िंदगी में उसने क्या किया, फिर उसके साथ उसका रिज़ल्ट क्या आया, वो पूरी एक कहानी बनती है। अच्छा, एक और चीज़ इस तरह है कि जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी के रियल इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि राइटर्स हों, ठीक है, अगर फिल्म बनाने वाले हों, प्रोड्यूसर्स हों, कोई भी हो, वो ये कहते हैं कि हम तो वो चीज़ दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पर एक अदीब का या एक शायर का क्या ये रोल नहीं बनता कि वो उनको सही सीख दें कि वो हमारी तहरीर से मुतासिर हो के सही तरफ आ जाएं, अगर वो कुछ गलत देख भी रहे हैं तो? बिल्कुल, बहुत अहम जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है जो बना रहा है वो जब उनसे लिखवाएगा तो वो लिखेंगे ना, क्योंकि कहानी लिखना और है, उसका ड्रामा बनाना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिसने पैसा लगाया होता है वो ये सोचता है कि मुझे ये चलाओ, मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, मेरी रेटिंग कितनी जाएगी, ये कितने में बिकेगा, इसमें तो मसाला ही नहीं है कोई। मोहम्मद अहमद साहब हमारे राइटर हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े ड्रामानिगार हैं। उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आजकल हमारे प्रोड्यूसर्स को राइटर की ज़रूरत नहीं है, बस टाइप राइटर की ज़रूरत है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो तो इस पे 10-15 स्क्रिप्ट ले आओ, जी हाँ, हम देखेंगे अपने मुताबिक। तो ये क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसी इंडस्ट्री क्यों होती जा रही है? फिर हर चीज़ जब कारोबार बन जाएगी, आप उसमें फिर तालीम कहाँ से लाएंगे? वो तो कारोबार है, जो जितना उसमें मसाला इस्तेमाल करेगा उतना चटपटा करके लेकर आएगा, वो बिकेगा उस तरह। कहानी जो, अगर आप ड्रामे को, या का नज़रिया ये है कि आपकी जो नई जनरेशन आ रही है या जो लोग हैं इससे कुछ समझे भी, तफरी अपनी जगह, मैं नहीं कहती तब बिल्कुल एक बुढ़े सारे यूँ बैठे हुए हैं और वो सिर्फ उसकी बात की, ऐसा नहीं है। एक अच्छी कहानी क्या है? अच्छी कहानी ये है कि उस कहानी से देखने वाला एक तो उसकी दिलचस्पी कायम रहे और उससे वो कुछ सीखे, कुछ समझे, अगर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे, गौर करे। ये नहीं कि अब जैसे आप ड्रग के से एडिक्ट की किसी की कहानी दे रहे हैं, ठीक है, अब आप उसकी सिर्फ यही बताते हैं इससे तो जी वो लंबा उसने कश लिया और सो रहा है, उसको सारी दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद हो गया, ऐसा नहीं है। पहली फ़िक्र जो सबसे बड़ी आएगी, अगली ड्रग कहाँ से लेगा, उसके लिए वो चोरी करेगा या वो घर में कुछ गड़बड़ करेगा या कोई, फिर आखिरी उसकी हद क्या होगी, वो अस्पताल होगा। अब आप इसी टाइप के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको ये भी आप दिखा सकते हैं कि किसी के थ्रू हुआ है लेकिन फिर वो उससे निकला। अच्छा, चलें हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जो कि है फूडीज़, और फूडीज़ में आज क्या मज़ेदार बनने जा रहा है ये देखते हैं। बच्चों और बड़ों का सबका फेवरेट चिप्स या क्रिस्प्स, इनकी जो हिस्ट्री और ओरिजिन है वो तो थोड़ा सी मिथ है, मगर आज हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मिथ्स जो हैं वो ज़्यादा सब्सटैंशियल हैं। मेरा नाम हमजा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। 1853 सैराटोगा स्प्रिंग्स, न्यूयॉर्क, वहाँ पे जो है जॉर्ज क्रम नामी एक बंदा जो था वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था और एक दिन जो है एक अनहैप्पी कस्टमर जो है उसको इतना तंग कर रहा था कि वो तंग आके वो जो है वो अपने जो फ्रेंच फ्राइज़ थे वो किचन में वापस लेके गया और उसने जो है वो उनको इतना थिनली स्लाइस करके काटा। वेल, कुछ कहते हैं कि ये एज अ मॉकरी थी या आप उसको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा होगा, ये तो एक वाकई में मिथ है, मगर इधर वे उसने इसको इतना थिन काटा और फ्राई किया कि ये बहुत ही थिन फॉर्म के अंदर बन गए। अब ये हुआ जब वो 2-3 दफ़ा जो है ये फ्रेंच फ्राइज़ वापस अंदर लेकर आया, फिर वो लेके गया कस्टमर के पास, वो खुश नहीं हुआ, और अनटिल जब ये बिल्कुल थिनली स्लाइस हो गए और क्रिस्पी हो गए तब जो है वो कस्टमर इसको खाने के बाद बहुत खुश हुआ और इस वजह से वो उसने इतना पसंद किया कि वो वहाँ से उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो चल पड़ी। इस रेस्टोरेंट की जो प्रॉपर्टियर थी हैरियट मून, वो इसका रेस्टोरेंट था मून लेक रेस्टोरेंट और ये इस रीजन का जो है वो काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट था और बड़े बड़े मिलियनर्स जो थे वो इस रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो आके खाना खाते थे। और वो ये जो क्रिस्प्स हैं ये वहाँ से जब शुरू हुए तो वो इतना उस कस्टमर ने पसंद किए कि उसने उसको मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना दिया। जॉर्ज क्रम ने जब अपना रेस्टोरेंट खोला क्रम्स प्लेस, तो उसने वहाँ पे इनको अपना मेन्यू का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मिलियनियर्स जो हैं जैसे कि वैंडरलेट, वो वहाँ पे इस रीजन के आते थे और बड़े शौक से लाइन में खड़े होकर जो है वो चिप्स के लिए वो इंतज़ार करते थे। अब ये वैंडरलेट कौन था? 1973 में एक एड एजेंसी ने जो है वो एक स्टोरी बहुत पॉपुलराइज़ की जॉर्ज क्रम के अराउंड, और वो जो थी वो ऐसे थी कि वैंडरलेट जो था वो इस रीजन का जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। इनफैक्ट जो रेल थी और जो माइनिंग थी वो उसके अंदर जो है वो उसका बहुत बड़ा जो है वो बिजनेसमैन था, और इस वजह से वो ये जो क्लाइंट था जो डिससेटिस्फाइड था
उसके रेस्टोरेंट के अंदर जो आया था, ये कहते हैं कि वो वेंडर लेट था, और उसने जो है जब ये क्रिस्प जो है वो बार बार वापस भेजे कि भाई कभी तो है ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो गए हैं, कभी जो है ये बहुत नमकीन हो गए हैं, कभी जो है वो सही फ्राई नहीं हुए हुए, तो वो ये कंप्लेंट्स जो थी वो उसके थ्रू आ रही थी। तो इस वजह से इस नाम को जो है चिप्स के साथ या क्रिस्प के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। बट डेकेड्स बिफोर दिस 1817 में ब्रिटेन में कुक बुक्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो सिमिलर रेसिपीज़ जो हैं वो आ चुकी हुई थी। इसी तरह 1825 में बहुत सारी फ्रेंच कुक बुक्स के अंदर जो है वो क्रिस्प की इसी तरह की रेसिपी जो थी वो ऑलरेडी मेंशन थी और लिखी गई थी। तो इस रीजन के अंदर जो है वो भी पहले से यूरोपियन रीजन के अंदर ये इसी तरह ही बनाया जा रहा था। लेटर ऑन इन 20th सेंचुरी ये जो है शेफ़्स के थ्रू चलते चलते मैस प्रोडक्शन में आ गए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसके इर्द गिर्द बन गई, और ज़्यादा कॉमन और पॉपुलराइज ये तब हुए जब ये मैस प्रोडक्शन में आके वाइड स्प्रेड होके जनरल पब्लिक में कॉमन हो गए। 1920 में मिक्सेल्स चिप्स ओहायो में सबसे पहली जो है वो चिप्स की प्रोडक्शन की फैक्ट्री थी। इनफैक्ट अमेरिका में ये सबसे पहले जो है वो पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री थी। स्मिथ्स पोटैटो चिप्स का जो ओनर था फ्रैंक स्मिथ, उसने जो है वो इसके अंदर एक वेरिएशन लेकर आया। पैकेजिंग के दौरान उसने इसके अंदर जो है वो ग्रीस बैग्स के अंदर सॉल्ट भी शामिल करना शुरू कर दिए, यानी कि ये क्रिस्प जो थे अब सीजनड हो गए थे एज अपोज टू अर्लियर जब स्ट्रीट्स में इनको अनसीजनड सर्व किया जाता था। 1950s में जो स्पर्ड मर्फी ने जो है वो इसको ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज़ किया और उसने ऐसी मशीनें बनाई कि जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है इसके अंदर सीजनिंग ऐड करती थी, जिसमें बहुत पॉपुलर फ्लेवर्स जो थे वो सॉल्टेड आ गए, विनेगर एंड योगर्ट आ गया, और इसी तरह जो है वो और ज़्यादा सीजनिंग्स जो हैं वो पोटैटो चिप्स के बैग्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए। दुनिया के सबसे पहले बारबेक्यू फ्लेवर्ड चिप्स जो हैं वो 1954 में जो है वो अमेरिका में जो है वो प्रोड्यूस हुए और सर्व होना स्टार्ट हुआ। अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी देखें तो बहुत सारे रीजन्स के अंदर जो है वो चिप्स को बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के साथ एसोसिएट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो थिनली स्लाइस क्रिस्प्स हैं ये आपके अमेरिकन रीजन के अंदर या यूरोपियन के रीजन के अंदर जो है वो कहे जाते हैं, बट कैनेडियन रीजन के अंदर चिप्स को जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है। तो डिफरेंट जो है वो रीजन्स के अंदर जो है वो चिप्स को जो है वो कॉमनली क्रिस्प जो है वो कहा जाता है, और क्रिस्प जो होता है वो ये होता है जैसे कि ये थिनली स्लाइस जो पीस होता है और जो बहुत इजी टू क्रैक होता है। इसी तरह के सिमिलर चिप्स जो हैं वो बहुत सारी कंपनीज़ ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेज़, वॉकर्स, प्रिंगल्स, इन्होंने जो है वो अपनी अपनी जो है वो टाइप की अपने अपने फ्लेवरिंग अपनी अपनी सीजनिंग के साथ जो है वो क्वाइट कॉमनली इनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इसी तरह अगर हम लोकल वेंडर्स के अंदर देखें या लोकल मैन्युफैक्चरर्स के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर सुपर क्रिस्प जो है वो बहुत ही कॉमन है, और इसी तरह जो है वो लेज़ जो है वो अब आ चुका है, लोकली प्रोड्यूस होता है, बेबीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो ये सारे क्रिस्प जो हैं इनके अंदर अपनी अपनी ख़ास बात है और इनके अंदर अपने अपने ख़ास फ्लेवर्स हैं और वो इनको यूनिक जो है वो बनाती है। एक और बहुत ही फेमस किस्म की जो चिप्स हैं वो टॉर्टिया चिप्स हैं, जो डोरिटोस जो है जिसके इर्द गिर्द जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये टॉर्टिया चिप्स जो हैं ये भी बहुत ही डिफरेंट किस्म की फ्लेवरिंग्स के अंदर आजकल अवेलेबल है। जो टॉर्टिया चिप्स होते हैं वो मोस्टली कॉर्न के साथ बनते हैं और इनकी जो ये ख़ास बात है, और वैसे तो मोस्टली फ़ास्ट फूड के अंदर जो है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं वो यूजुअली ये कॉर्न टॉर्टिया चिप्स सर्व करते हैं, बट अगर आप फास्ट फूड की तरफ आएँ जो लोकलाइज्ड हो या इंटरनेशनल हो या स्ट्रीट में हो तो उसके अंदर जो है वो कई दफ़ा बर्गर सैंडविचेस के साथ जो है वो ये चिप्स जो है वो सर्व किए जाते हैं। सो नाउ आई एम गोना हैव दिस क्रिस्पी गुडनेस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक। आते हैं अपने सवाल की तरफ। आखिरी कुछ मिनट रह गए। मुझे बताएं कि एंटरटेनमेंट के हवाले से ड्रामास बनते हैं। पहले जो एंटरटेनमेंट होती थी उसमें एक तहजीब होती थी, जैसे अलिफ नून ड्रामा था, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, लोग बहुत पसंद किया करते थे। अब के जो एंटरटेनमेंट के ड्रामास आ रहे हैं जिनमें हंसी मजाक होता है उसमें थोड़ी सी गैर अखलाकी बातें नहीं होती? मुख्तलिफ ड्रामे हैं उनमें नहीं, कई ड्रामे बहुत अच्छे अंदाज से भी आए हैं और तफरी उसमें आते हैं जहाँ पर तहजीब से गिरे। फिर वही बात मैंने कहा ना कि ये स्क्रिप्ट कैसे है, स्क्रिप्ट में जुमला कौन चेक कर रहा है कि जुमले में तहजीब से गिरा हुआ तो नहीं है, रिश्तों के हवाले से बैलेंस है या नहीं है।
आप आकर करके मतलब बाप के सर पे कोई आकर यूँ कर रहा है तो यही मजाक नहीं है, ये बदतमीजी है। तमीज़, अच्छा जुमला बहुत है, एक तो मतलब सिचुएशन की कॉमेडी होती है, फिर उसमें भी जुमलों की कॉमेडी आती है। उस तरह के ड्रामे शायद आप एक सेक्टर को जो है वो टारगेट कर लेते हैं, जिस तरीके से हमारे कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, हमारे कुछ कल्चर्स का, ठीक है। तो ये भी बहुत, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, क्लोजिंग हमारी करीब है, जिस तरीके से मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने एक कंट्रीब्यूशन की पाकिस्तान में सफ़रनामे लिख के, जिसने हमारे नॉर्थ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जी, तो राइटर इस तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी दे सकता है? बहुत दे सकता है, लेकिन क्या वो चूँकि मुस्तनसर हुसैन तारड़ को ये मौका मिला, उन्होंने किताब में लेकर सफ़रनामे लेकर आए ना, उनके जो बाहर के सफ़रनामे हैं मैं उनको मेरे नज़दीक उसमें बहुत कुछ जो डाला गया है वो ना भी होता तो सिर्फ उस इलाके की सारी वो करके तरीके से वो आ सकता था। लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर के लोगों से मिलकर, लोगों के साथ बातचीत करके, उनकी तहज़ीब को समझकर, उनके यहाँ क्या चीज़ अच्छी समझी जा रही है, क्या बुरी समझी जा रही है, उससे एक दूसरे किताब के ज़रिए सारी पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को नॉलेज होती है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा सफ़रनामा मैंने भी लिखा और मैं गई थी, हिंदुस्तान गई थी अपने वालिद के साथ, 80 में गई, फिर 82 में गई, 89 में गई, और मैंने 1982 में जो मेरा है ना 10 किस्तों पे ये मुश्तमिल वक्त में सफ़रनामा छपा, तो मैंने तो वहाँ पे जो मैंने देखा वो लिखा ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ का और मेरे यहाँ का क्या फ़र्क है। ठीक। अब वो किताब इंशाअल्लाह बड़ी जल्द आने वाली है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अफशान अब्बासी साहिबा, आपके वक्त के लिए। बहुत खुशी हुई कि आप आई और बहुत कुछ सीखने को मिला। खातिन हज़रात, आज इस सेट पे हमने एक चीज़ तो ये देख ली कि आपके पास दोनों चॉइसेस मौजूद हैं। जिस तरीके से हलीमा ने वो इल्तिजा नहीं सुनी हुई थी पहले, लेकिन हमने देखा कि कितना असर होता है एक अच्छी तहरीर का। तो ये आपके हाथ में है कि आपने किसको पढ़ना है, किसको देखना है, सिर्फ तफरीह के लिए देखना है, कुछ सीखना भी है। एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ फिर मौजूद होंगे। तमाम सोशल हैंडल पर आप फीडबैक दे सकते हैं। हलीमा को, मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।